देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं। दमदार 10 का समय हो गया है। अजीत द्विवेदी जी, सज्जन कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। तमाम राजनीतिक खबरें हैं, एक एक करके सब पर होगी चर्चा। और सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां चुनावी बिसात बीत चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपनी चाल चलने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो चुनावी रणनीति में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का तड़का लगना तय माना जाता है। सीएम योगी का चित्रकूट दौरा भी इसी का एक बड़ा उदाहरण है। सीएम योगी ने चित्रकूट में साधुओं और सुरक्षा कर्मियों के साथ भगवान कामतानाथ की परिक्रमा की। वो 5 किलोमीटर पैदल चले। चित्रकूट यूपी के बुंदेलखंड रीजन में आता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट से 2027 के लिए मिशन बुंदेलखंड का आगाज कर दिया है। यूपी की राजनीति में 19 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटों वाला बुंदेलखंड बड़ा राजनीतिक सेंटर है। यहां बीजेपी को लोकसभा चुनाव में खासा नुकसान भी हुआ था। इसकी भरपाई करने के लिए खुद सीएम योगी ग्राउंड पर मौजूद हैं। परिक्रमा करते हुए उनकी तस्वीर है और क्या कह रहे हैं वो आप सुने। और भाइयों, 2022 में चित्रकूट में भी डबल इंजन सरकार का कोई एमएलए होता, भाजपा का कोई एमएलए होता तो चित्रकूट अब तक अयोध्या की तरह चमक रहा होता, काशी की तरह चमक रहा होता, प्रयागराज की तरह चमक रहा होता। 2024 में अगर एमपी भी भारतीय जनता पार्टी का जीता होता तो चित्रकूट पूरा जनपद और पूरा ये संसदीय क्षेत्र भी और तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा होता। बुंदेलखंड की बात इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनाव में खासा नुकसान हुआ था। अब इसी पर हम करते हैं चर्चा। अजीत जी, बुंदेलखंड का रीजन और योगी आदित्यनाथ का दौरा, अब दौरा कहें ये सांस्कृतिक भी है, राजनीतिक भी है, हर लिहाज से। नहीं, ये बुनियादी रूप से एक धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक यात्रा है। और इस तरह की यात्राओं का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व रहा है हमेशा। पद यात्रा करना, परिक्रमा करना, या जो हिंदू पहले जो जितने भी तीर्थ स्थान थे, आप देखिए वो दुर्गम जगहों में इसलिए बनाए जाते थे ताकि लोग कष्ट उठा करके वहां तक जाएं। ये आस्था की एक परीक्षा भी होती थी। आजकल तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो गई हैं। तो एक धार्मिक ये यात्रा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। ये महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इसके लिए बुंदेलखंड चुना। समूचा उत्तर प्रदेश धार्मिक जो तीर्थ स्थानों से भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने बुंदेलखंड चुना। ये आपने एक बता ही दिया कि पिछले चुनाव में वहां से झटका लगा था। और बुंदेलखंड की कुछ बुनियादी समस्याएं हैं। धर्म का एक मामला है और बुंदेलखंड की कुछ बुनियादी समस्याएं, जिसमें पानी एक समस्या है, पीने के पानी की समस्या। और वो दोनों तरफ, उत्तर प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश का इलाका जो उससे लगता हुआ है, मतलब इधर झांसी का इलाका और उधर छतरपुर और दूसरे इलाके जो लगे हुए हैं बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड में आते हैं। तो पीने के पानी की समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, सड़कों की समस्या है। बुंदेलखंड के बड़े इलाके में आपको अभी गर्मियां, अब तो बारिश आ गई, महिलाएं जाती हैं घड़ा लेकर के पानी भरने आज भी। और वो एक गाना गाती हैं, एक बड़ा उनका बुंदेलखंडी अपना लोकल भाषा में, वो उस भाषा में तो हमको नहीं याद है, लेकिन उस गाने का सार ये है कि जो मटकी लेके वो चलती हैं महिलाएं, तो ये कि पति मर जाए तो मर जाए, ये मटकी न फूटे, मतलब इस तरह का कष्ट उठाती हैं महिलाएं। तो एक तो ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को भी हाईलाइट करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री गए हैं तो ये उम्मीद करनी चाहिए है कि 19 विधानसभा और 4 लोकसभा सीट, 4 लोकसभा सीटें हैं, 19 विधानसभा सीटें हैं। और उन 19 विधानसभा के इलाकों में जो बुनियादी समस्याएं हैं, देखिए एक बात तो तय मानिए कि जो धर्म के आधार पर, हिंदुत्व के आधार पर चुनाव का एक बड़ा हिंदुत्व मुद्दा होगा। और वो जमीन ऑलरेडी जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी, उसमें अखिलेश यादव कांग्रेस किसी के लिए गुंजाइश नहीं है। अब वहां जो दूसरी बात है, विकास की जो बात है, उस दिशा में काम करने की जरूरत है। उम्मीद करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री गए हैं तो उस दिशा में काम होगा। राम मंदिर का चैप्टर क्लोज है, अब असल चुनावी चैप्टर ओपन हो गया है। इस परिक्रमा से तो मुझे ये दिखाई देता है। आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल, देखिए बहुत कुछ साधने की कोशिश है। जैसा अजीत जी बता रहे थे, एक तो वो इलाका सबसे पिछड़ा माना जाता था, लेकिन अभी वहाँ पे काफ़ी विकास हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हुआ और बहुत कुछ हुआ। डेमोग्राफी वहाँ की देखिए, वहाँ पे एक समय में वो बसपा का गढ़ माना जाता था
वहाँ पे जो दलित समाज के, खासकर जाटव रविदास समाज के लोग हैं वो ठीक ठाक हैं, लेकिन उसी के साथ जो पीडीए की भी जो लड़ाई है, पीडीए की लड़ाई बीजेपी भी लड़ रही है, उसमें बस ए को छोड़ के, पी और डी की, पिछड़ा और दलित की, तो वहाँ पे देखिए कुर्मी समाज की ठीक ठाक संख्या है, यादव समाज की ठीक ठाक संख्या है, और उसके अलावे बाकी भी है, ब्राह्मण हैं और भी समाज के लोग हैं। तो उस नाते अभी राम मंदिर के बाद ये भी है कि हिंदुत्व का मुद्दा, धर्म का मुद्दा वो बीजेपी के पक्ष में हो, और सबसे बड़े जो उसके तुरूप के पत्ते योगी आदित्यनाथ खुद हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरा है कि बुंदेलखंड को चुनने के पीछे ये है कि 3 क्षेत्र, खासकर पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड, वहां पे सबसे ज्यादा बीजेपी को झटका लगा। 4 में से 1 झांसी छोड़ के तीनों सीट बीजेपी 2024 में हार गई थी वहां पे। तो वैसी स्थिति में निश्चित तौर पे, चूंकि वो पूर्वांचल से खुद हैं, तो योगी के लिए उसको मैनेज करना रिलेटिवली आसान है। अवध भी वहां पे वो लोग कर रहे हैं। बुंदेलखंड दिखाता है कि जिन क्षेत्र में अभी तक आपको ज्यादा ध्यान देना, वहां से शुरुआत हो रही है। तो 27 के परिप्रेक्ष्य में देखिए एक पूरी की पूरी एक पैकेज है, हिंदुत्व की, पिछड़ेपन की, डेवलपमेंट की, और योगी उस पे सबसे आगे एक तुरूप के पत्ते की तरह उसको लीड कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव भी यूपी चुनाव से पहले ही सॉफ्ट हिंदुत्व पर फोकस कर रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर के विषय पर अखिलेश यादव का बोलना हो या फिर शंकराचार्य के चरणों में अखिलेश यादव का पहुंचना हो। तो यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव भी जिस सॉफ्ट हिंदुत्व पर अपनी रणनीति चल रहे हैं, वो तस्वीर आपके सामने है। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव जमीन पर बैठे हुए थे। 30 मिनट बाद अखिलेश यादव बाहर निकले, दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। अच्छा, ये शंकराचार्य क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसके पीछे का भी कॉन्टेक्स्ट हम जानते हैं। वो महाकुंभ से लेकर अभी तक अगर योगी आदित्यनाथ पर जो सबसे ज्यादा वार कर रहे हैं तो वो यही शंकराचार्य हैं। वो अलग बात है, इसका सियासी फायदा होगा या नहीं होगा। हाँ, वो देखिए, अभी हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर लड़ाई जीती जा चुकी है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे, मीलों अहेड है। मतलब वो लड़ाई वो जीत चुकी है। आप उस ग्राउंड पर जाकर के अगर खेलने की, उस ग्राउंड पर जाकर के आप राजनीति करने की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव अगर सोच रहे हैं, तो उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। इनके लिए ये तस्वीर कामयाबी नहीं देगी। नहीं, ये इस तस्वीर की फिर दूसरी व्याख्या भी होगी। देखिए, योगी जो ये अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, ये शंकराचार्य हैं, हम लोगों की श्रेष्ठ परंपरा में जो सबसे बड़े 4 धर्मगुरु, 4 वो माने जाएंगे मठ, उसमें से हैं। लेकिन इनकी एक छवि राजनीतिक व्यक्ति की हो गई है, और ये माना गया जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चलते हैं। सनातन के साथ तो चलते हैं, गौरक्षा की बात करते हैं, सनातन के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी की छवि किसी धर्मगुरु की है, आप अखिलेश यादव उसके साथ बैठ रहे हैं, तो एक माना जाएगा कि आप अपने स्वाभाविक एलआई के साथ बातचीत कर रहे हैं। इससे हिंदुत्व का, हाँ, आप हिंदुत्व को साध रहे हैं, ये मैसेज नहीं जाएगा इससे। और वो लड़ाई, हिंदुत्व की लड़ाई जो हम कह रहे हैं, वो जमीन जीती जा चुकी है। वहां अखिलेश यादव नहीं कुछ कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव जिन मुद्दों पर वो लड़े थे, जो उनका पीडी का मुद्दा है, पिछड़ा दलित का मुद्दा है, गैर यादव पिछड़े और अन्य दलित का जो मुद्दा है, उस पर अगर वो फोकस करेंगे, उस जमीन पर बीजेपी को खींच के ले आए, तब इनको कुछ फायदा है। ऐसा अभी तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ही इनको खींच करके ले जा रही है अपने मैदान पर, अपने पिच पर। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी और एसआईटी जांच और गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर खुलकर बात की है। योगी ने कहा कि चढ़ावे में चोरी का पाप कुल 6 लोगों ने किया है। इस साजिश में 2 और लोग शामिल थे। सारे के सारे पकड़ लिए गए, एक्शन हो गया है। लेकिन इसके बाद भी अयोध्या को रामलला के मंदिर को बदनाम करने की साजिश हो रही है। अयोध्या में आस्था के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने, राम की विरासत को बदनाम करने की साजिश और एक ठेका लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ले लिया है। आपने देखा होगा, लगभग 150 लोग अयोध्या में जो मंदिर में चढ़ावा आता है उसकी काउंटिंग में है। ट्रस्ट ने एक सिफारिश की कि हमें ये जानकारी मिली कि चढ़ावे में जो पैसा आता है, इसके नाम पर कुछ चोरी हो रही है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय एसआईटी गठित करनी चाहिए। राज्य सरकार से अनुरोध किया। हमने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की सिफारिश को स्वीकार किया और एक उच्च स्तरीय कमेटी एसआईटी के रूप में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की और जांच दल जांच किया और जो प्रमाण मिले, केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए।
कुल 6 लोग, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। एसआईटी ने अपनी सिफारिश ट्रस्ट को भेज दी। ट्रस्ट ने उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई। फिर इसमें पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने, पूरी अयोध्या पर उंगली उठाने, प्रभु श्री राम की विरासत को अपमानित करने का औचित्य कहां से होता था? सीएम योगी भले ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन की बात कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में मर्यादा को तोड़ा गया, चढ़ावे की चोरी से कोई बड़ा पाप नहीं, लेकिन इस महापाप के बाद भी बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। अयोध्या में प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा हमें दी समाज को, उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। और फिर एसआईटी बना करके आज तो घर घर गांव चर्चा है कि इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक हैं, इमोशनल हैं। बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनल हैं वो लोग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अगर एक्शन की बात करें तो 3 आरोपियों से रिमांड में लेकर लगातार पूछताछ चल रही है। पुलिस को आरोपियों की 41 घंटे की रिमांड मिली हुई है। बुधवार को आरोपियों को परिक्रमा मार्ग पर ले जाया गया था। आज भी पुलिस उन ठिकानों पर लेकर जा सकती है जहां से चढ़ावा चोरी की रकम के सबूत मिल सकते हैं। इसके साथ ही पुलिस बैंक अकाउंट की डिटेल के आधार पर हुए लेन देन को भी वेरीफाई कर रही है। आरोपियों को उन ठिकानों पर ले जाया जा रहा है जहां चढ़ावा चोरी की रकम के सुराग मिले, प्रॉपर्टी, ठिकानों के कागजात और साथ ही साथ चोरी किया गया कीमती सामान भी बरामद करने की कोशिश हो रही है। आरोपियों को उन जगहों पर भी ले जाया जा सकता है जहां उन्होंने चढ़ावे की रकम से जमीनें खरीदी है। अब बात सियासत वाली कर लेते हैं सचिन जी। जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, 6 पर एफआईआर हुई, 2 और पकड़े गए, तो जहां जहां तक कार्रवाई लेकर जा रही है वहां पर एक्शन हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव बार बार कुरेद रहे हैं कि बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। अब जिस पर आरोप नहीं है, जिसके खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं, केवल क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं उन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए, इससे वो क्या सियासी मुनाफा कमा रहे हैं? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो है कि राजनीतिक पक्ष, जिसमें अखिलेश यादव हो, कांग्रेस के और तमाम विपक्षी पार्टियां, इसमें चूंकि 27 का चुनाव भी है तो कन्विक्शन उनका भले ना हो सनातन के प्रति, भक्ति के प्रति, लेकिन फिर भी वो इसका एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये मैसेज देने की कोशिश करें कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए अब छोटी मछलियों जो 6 या 8 लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है, इससे उनको क्या फायदा मिलेगा मुझे मुश्किल लगता है। कारण ये है कि देखिए, जैसा अजीत जी ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी खास करके राम मंदिर के इशू पे कभी भी फायदा नहीं ले सकती है, क्योंकि उसका जो इतिहास है कार सेवकों पे गोली चलाने का, और उसके बाद राम गोपाल यादव जैसे लोग सदन में खड़े होके इस पे उन्होंने वाहवाही अपने आप को दिया कि हमें गर्व है कि हमने ये मुल्ला किया। मुलायम कह लीजिए, आप मौलाना कह लीजिए, तो वो स्मृति आप जो हमें है, वोट दीजिए या ना दीजिए, बिल्कुल। तो एक तो वो स्मृति लोगों के जहन में है, वो लोग हैं अभी जिनके परिवार के लोग मारे गए और जिनकी स्मृति में। दूसरी बात यह है कि आप अभी तक जो है दूसरे पक्ष जो है, जो राम मंदिर के विरोध में है, उसके साथ जुड़े रहे हैं, तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। भले उनको अगर लाभ चाहिए तो कुछ और ले। लेकिन दूसरी बात यहां जो ये है कि सवाल है कि विपक्ष क्या कर रहा है, वो सवाल ये है कि ये पाप नहीं महापाप है, क्योंकि इसमें धार्मिक नैतिकता, धार्मिक शुचिता सबका प्रश्न है। तो उस नाते एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन एक कहते हैं ना, तिनका मात्र भी किसी के मन में संदेह न हो, उसके लिए जरूरी है कि जरूरी पड़े तो आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज के, क्योंकि कहा जाता है कि जस्टिस केवल होना नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। ठीक, वो ठीक बात। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, हरियाणा से है। हरियाणा में 12 सालों से कांग्रेस सत्ता से दूर है। ऐसे में अब कांग्रेस के भीतर कलह देखने को मिल रही है। कांग्रेस की गुटबाजी अब सबके सामने है। अब सब कुछ जो हो रहा है वो कैमरे पर हो रहा है। मौका था हरियाणा के नए प्रभारी के स्वागत समारोह का और इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने खुलकर सुरजेवाला गुट का सपोर्ट मांगा।
तो सुरजेवाला ने भी हुड्डा के मुंह पर ही दो टूक जवाब भी दे दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सुरजेवाला आप मेरा साथ दो फिर धमाका देखो। सुरजेवाला ने बिना वक्त गवाए कहा 20 साल से तो आप ही का साथ दे रहा हूं, अब आपकी बारी है, आप मेरा साथ दें। आप सुने जरा, ये कॉन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद रहे बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूँ, तुम मेरा साथ दे फिर देखते होगा। अब आपकी बारी आ गई है। 56 साल में हम केवल 3 चुनाव जीते। हम इस बात से गुरेज कर जाते हैं एक दूसरे को बोलने में। कांग्रेस पार्टी 56 साल में केवल 3 बार चुनाव जीती, बाकी सारे चुनाव हारे। पहले इस बात की हर कार्यकर्ता को भी और नेता को पहचान करनी पड़ेगी कि आप 56 साल में केवल 3 चुनाव ही जीत पाए। मैं मेरे छोटे भाई दीपेंद्र का बहुत आदर करता हूं। हम कहते रहे 60 MP MLA आगे थे जी, फिर जीते क्यों नहीं? कहते रहो आप 60 आए थे, 600 और ले आओ तो क्या फर्क पड़ेगा? आखिर में तो 46 MLA आने चाहिए। हम कहते रहे कि हमारी सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट आई थी, पर MLA तो 37 पे आ गया करके। बड़ी टफ बातें हैं और फाइट भी बड़ी टफ है, क्योंकि यहाँ पे भूपेंद्र हुड्डा हैं, सुरजेवाला हैं और शैलजा भी हैं। देखिए क्या है, हरियाणा में अब रणदीप सुरजेवाला को वास्तव में एक वैकेंसी दिख रही है कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 80 साल की उम्र की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला चुनाव जब तक आएगा तब तक शायद वैक्यूम क्रिएट हो जाए जाट लीडरशिप की, और जाट लीडर ही बीजेपी कांग्रेस का लीडर होगा अभी, चूंकि उससे कॉम्प्रोमाइज करने को कांग्रेस तैयार नहीं है। कुछ समय पहले तक हरियाणा कांग्रेस में एक SRK चलता था, SRK मतलब शाहरुख खान वाला नहीं, SRK चलता था, जिसमें शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी थे। 3 जाट नेता, 2 जाट नेता और 1 दलित नेता, ये 3 का एक समूह था SRK, और ये लोग चैलेंज करते थे इनको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। अब वो चैलेंजर में से किरण चौधरी चली गई, वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई, और एक जो बिश्नोई नेता कुलदीप बिश्नोई भी थे, वो कोई चैलेंजर में नहीं थे, लेकिन वो भी चले गए हैं पार्टी छोड़ करके। और कैप्टन अजय यादव का पूरा परिवार वहाँ एक तरह से बहुत साइडलाइन हो गया है। अहिरवाल के इलाके में जहां यादव पॉलिटिक्स है, वहां एक नए यादव नेता को आगे किया जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अभी, ये वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कराया। तो अभी तक तो हरियाणा की पूरी पॉलिटिक्स भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कब्जा है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला को लग रहा है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मन में भी है, कि अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा बांह मरोड़ के फैसले कराते रहे, अपनी मर्जी के फैसले कराते रहे। कुमारी और जीत भी नहीं आ रही, और जीत भी नहीं आ रही। कुमारी शैलजा की राज्यसभा सीट जिस दिन खाली कराई, एक दिन उनका टर्म पूरा हुआ, और उनकी जगह पर अपने बेटे को जिस दिन दीपेंद्र हुड्डा को भेजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उस दिन उन्होंने ये पटकथा लिख दी थी कि 24 का चुनाव आप नहीं जीतने जा रहे। शैलजा की वो दलित नेता हैं, मजबूत नेता हैं, सिरसा के इलाके में नहीं, चारों तरफ हर जगह उनका महत्व। तो ये जो अब एक लग रहा है रणदीप को कि वहां वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, और अभी से ऐसी जमीन तैयार करें कि मुकाबला जब दीपेंद्र हुड्डा से हो तो हम आगे निकल जाएं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले में रणदीप पीछे आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा से अगर मुकाबला हो तो रणदीप आगे रहें, इसकी कोशिश हो रही है। शैलजा के साथ शैलजा साथ दें, हाँ, या न्यूट्रल फोर्स भी बनी रहे, न्यूट्रल फोर्स भी यदि बनी रहे। लेकिन ये तो बात हरियाणा की हुई, पंजाब कांग्रेस में भी कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में जैसी कलह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। खबर आपको दे दें, भूपेश बघेल से चन्नी गुट नहीं मिला है। 4 दिन से चंडीगढ़ में है भूपेश बघेल। प्रदेश बड़ी खबर जो है वो आपको बता दें, पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन की जैसे ही बात शुरू हुई, उसके बाद से कलह खुलकर सामने आने लगी। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने साफ साफ कह दिया कि पार्टी हाईकमान किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि भूपेश बघेल आज भी दिन भर चरणजीत सिंह चन्नी और उनके सपोर्टर्स से मिलने का इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया, इसलिए भूपेश बघेल ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने कह दिया कि प्रदेश अध्यक्ष बदलना कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, पार्टी हाईकमान का फैसला आखिरी है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो अब ये देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी की अभी हमने खबर दिखाई थी कुछ दिनों पहले कि कैसे उन्होंने सब अपने सहयोगियों को एक साथ मिलाकर बैठक कर ली। एक के बाद एक मीटिंग हो रही है 3 दिन से, लेकिन
पंजाब में भूपेश बघेल बैठे हुए हैं, उनसे कोई मिलने नहीं जा रहा है, इसका क्या मतलब है? हाई कमान की कोई सुनना नहीं चाहता? नहीं, हाई कमान की तो नहीं सुनना चाहता। दूसरा, भूपेश बघेल जो है वहाँ पे जब आप खुद जाएंगे, देखिए अंदर खाने क्या है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनका आपसी केमिस्ट्री बहुत पारिवारिक तौर पे ठीक है, लेकिन भूपेश बघेल जो माने जाते हैं वो हमेशा छत्तीसगढ़ में भी माने जाते थे कि ये प्रियंका गांधी को के पीछे खड़े होकर अपनी एक बिडिंग कर रहे थे, जिसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी से जुड़े हुए जो लोग थे वो खुश नहीं थे। वहां पे भी वही हो रहा है कि पंजाब में अब देखिए नवजोत सिंह, कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को आगे बढ़ाना, सब में प्रियंका गांधी वगैरह कहाँ था। अब वहां पे अंत में चन्नी साहब को लाया गया मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले कि एक दलित ही बनाया जाए। ये फेलियर है, कंप्लीट फेलियर इनका रहा, ना तो दलित समाज का वोट ले पाए, खुद भी नहीं जीत पाए। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस की दुविधा क्या है कि 27 का चुनाव आने वाला है, पार्टी टूट जाएगी क्या? नहीं, पार्टी टूटे नहीं तो इनके पास उपाय कहां जाएंगे आप? वहां पे टूट के अकाली में आप जा नहीं सकते हैं, इनके पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं। ये नाराजगी केवल ये है कि हर किसी को लग रहा है कि कुछ चमत्कार हो जाए अगर आम आदमी पार्टी बहुमत खोती, अगर ये खोती है, और वैसी स्थिति होती है कि उसका डिफॉल्ट बेनिफिट कहीं कांग्रेस को मिल जाए, क्योंकि अकाली वहां पे कमजोर है और बीजेपी मेहनत तो कर रही है लेकिन उसका एक पारंपरिक तौर पे एक लिमिटेशन है वहां पे। वैसी स्थिति में हर कोई अपने आप को पोटेंशियल सीएम कैंडिडेट देख रहा है। तो बात वो है कि प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे तो दावेदारी मजबूत होगी, अगर नहीं रहेंगे तो इन्हें लगता है कि तो अभी क्या है, चुनाव जीतने से ज्यादा अपने आप को एक फ्यूचर सीएम क्लेमेंट के पोजीशन पे सिक्योर करने की पूरी कवायद है। इस कारण से भूपेश बघेल वगैरह भी वहां पे यही चाहेंगे कि जो उनके पक्ष का हो, और चन्नी उनके पक्ष के नहीं है। ठीक है, एक ब्रेक पर जाने से पहले क्विक कमेंट सर, चन्नी पार्टी तोड़ देंगे? नहीं, वो दोनों वो ऑप्शन भी देख रहे हैं, लेकिन वही है कि देखिए शुभेंदु अधिकारी भी जब आए थे तब भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी ऐसी कोई संभावना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। चन्नी भी अगर आज आ जाते हैं तो उसके अगले 5 साल की पॉलिटिक्स में वो अपने आप को बीजेपी में मजबूत कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक उनके साथ समस्या ये है कि अभी की पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी जाट सिख चेहरा ही दिखाना चाह रही है। वो इतना डोमिनेंट कास्ट है और उनका जिस तरह का असर है वो वो इस मजबूरी में अगर वो आ भी जाते हैं बीजेपी की तरफ तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाने जा रही है। बीजेपी को भी लग रहा है कि उससे कोई बहुत फायदा नहीं होना है। केवल ढिल्लों को भी बीजेपी ने बनाए ये जानते हुए कि उसको सिख वोट नहीं मिलना है बीजेपी को बहुत ज्यादा। शहरी इलाकों में कुछ वोट मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन बीजेपी की राजनीति अपने 38% हिंदू वोट की है। इसके बावजूद उसने जाट सिख चेहरा आगे किया। अब भगवंत मान जाट सिख चेहरा है, राजा वटिंग जाट सिख चेहरा है, सुखबीर बादल जाट सिख चेहरा है उसमें। और इनके साथ जो हम लोग एक दिन और चर्चा कर रहे थे, सज्जन जी भी बता ही रहे थे कि मजहबी जो सिख हैं, मजहबी दलित जो हैं, और उनकी आबादी ओवरऑल जो 33% दलित में से 1/3 है, 30% के करीब है। तो उस आधार पर आप राजनीति बहुत नहीं कर सकते हैं। इन्होंने अपने सारे ऑप्शंस देख लिए हैं चरणजीत चन्नी ने, और अब शायद वो मिले भूपेश बघेल से। चन्नी का एक और भी है कि देखिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा वाला मामला, जब उनकी गाड़ी आधे घंटे ट्रैफिक में फंसी रही, चन्नी मुख्यमंत्री थे, तब तो ये बहुत ही कड़वा एक स्मरण है। ये जल्दी नहीं होगा कि बीजेपी में उनको। बात होगी उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पर दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर भारी बवाल है। छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए हो रही महापंचायत में बाहर के उपद्रवी पहुंच गए। इन उपद्रवियों ने प्रदर्शनकारियों को उकसाने की कोशिश की। ये ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन पुलिस ने उपद्रवियों पर डंडे बरसाकर उनकी साजिश को नाकाम किया। ललिता गौतम की हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर कल महापंचायत का आयोजन हुआ था, लेकिन भीड़ ने कलेक्ट्रेट के गेट को बंद कर दिया। गेट पर धरने पर बैठ गए, हंगामा करने लगे। प्रदर्शनकारी मेरठ के डीएम को बुलाने पर अड़े रहे। इसके बाद एक्शन में आए मेरठ के एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाला। माइक के जरिए प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटने की अपील की। उसके बाद भी भीड़ हटी नहीं तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। मेरठ के एसएसपी ने खुद उपद्रवी को थप्पड़ मार दिया। पुलिस के मुताबिक मेरठ कलेक्ट्रेट के बाहर हुए प्रोटेस्ट को कुछ ऐसे उपद्रवियों ने उकसाया जो दूसरे जिले से मेरठ में आए थे और उन पर पहले से ही कई केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने इस मामले में 13 उपद्रवियों पर एफआईआर किया है, जिनमें से 6 को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही है। मेरठ में ललिता गौतम मर्डर केस का मुद्दा लंबे समय से गरमाया हुआ है। कल दलित संगठनों ने महापंचायत का ऐलान किया था और इसी को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर थी। पुलिस के सीनियर अधिकारी मौजूद थे। मेरठ के एसएसपी ने पहले तो प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, खुद माइक संभाला, कहा कि ये रोड किसी के पिताजी की नहीं है। आप सुने जरा क्या तनाव था। कोई रोड कम नहीं करेगा, खाली करिए रोड, किसी के पिताजी की रोड नहीं है, मजाक उड़ा के छोड़ दिया।
कलेक्ट्रेट गेट है, मजाक चल रहा है, इसका ठीक करो। अच्छा, इसके बावजूद प्रदर्शनकारी माने नहीं तो एसएसपी अविनाश पांडे ने खुद पुलिस वैन के अंदर जाकर गिरफ्तार प्रदर्शनकारी और खुद को वकील कहने वाले शख्स रवि गौतम पर थप्पड़ बरसा दिए। ये देखिए तस्वीर। अब देखिए, इस प्रदर्शन में ललिता गौतम के परिजन भी शामिल थे। प्रदर्शनकारी सबसे पहले कमिश्नर चौराहे के पास पहुंचे और फिर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के गेट पर धरने पर बैठे। इसके बाद पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और कहा कि यहां पर प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। मजमा है, टोटली गैर कानूनी है। ये तालाब ने क्यों ठीक है जी, तालाब आपका मेरा ऑफिस खुला है, सबके आगे कप्तान साहब का भी ऑफिस खुला हुआ है। डीएम साहब को क्यों नहीं बुलाते यहाँ पे, क्यों डर रहे हैं? मैडम, आपसे बता दी कि इस तरीके से बात नहीं होती है, ठीक है, इस तरीके से बात नहीं होती है। आपको बात करनी है, आपको अपने पॉइंट्स रखने। साक्ष्य नाम की चीज होती है, साक्ष्य नाम की चीज होती है। अंकित का साक्ष्य नहीं है इसमें। ये बताओ, अंकित को किसने हटा दिया? अंकित को किसने हटा दिया? किस धारा में बताओ? किसने बोला ये आजम मर्डर की धारा में हो जा सकता है? किसने बोला? सीओ साहब ने कहा है। क्या बोला? 7 साल तक जिसका जितना साक्ष्य होगा उतना ही तो जाएगा। आप लोग यहाँ बैठे हो, सब लोग बैठे हो, हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, पूरा प्रशासन। जितना अपराध होगा उसको तो ये मामला आपको बता दूं, मेरठ कलेक्ट्रेट के बाहर हुआ बवाल 21 साल की छात्रा ललिता गौतम की हत्या से जुड़ा हुआ है। 15 मई को ललिता गौतम का अपहरण किया गया और फिर उसकी हत्या की गई थी। इस मामले में 16 मई को परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। 17 मई को युवती का जला हुआ शव उक्सिया के जंगलों से बरामद हुआ था। फिर एक्शन हुआ। पुलिस ने अगले ही दिन मुख्य आरोपी अंकुश को अरेस्ट किया था, लेकिन छात्रा के परिजनों का कहना है कि इस वारदात में और भी आरोपी शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मेरठ में हुए बवाल के बाद पुलिस ने 13 उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज की है, 6 को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बाहर से गए हुए प्रदर्शनकारी रवि गौतम, दिग्विजय सिंह, ऋतिक भी शामिल है। पुलिस बाकी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर छापेमारी कर रही है। देखिए, इस प्रकरण में एक व्यक्ति है रवि गौतम, जो कि नोएडा सूरजपुर का रहने वाला है, जिसके ऊपर 4 मुकदमे हैं, जो पहले से भी इस प्रकार के कृत्यों में शामिल रहा है। दूसरा एक व्यक्ति है दिग्विजय सिंह, जो कि जनपद अमरोहा का रहने वाला है, अपने आप को किसान यूनियन के एक संगठन का सदस्य बताता है, एक गुट का। जो मुख्य किसान यूनियन है उन सभी से वार्ता की गई है, उनमें किसी में शामिल नहीं है। ये अपने आप को स्वयंभू संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है। इस पर 9 मुकदमे हैं तथा 10 दिन पहले ही ये जनपद अमरोहा से जिला बदर किया गया है। तीसरा व्यक्ति एक ऋतिक करके है, जो थाना मेडिकल क्षेत्र का रहने वाला है। इसके ऊपर भी हत्या के प्रयास का एक मुकदमा है और जेल से छूटने पर इसके द्वारा एक जाम लगाया गया था, जिसके प्रयास का भी इसके ऊपर पहले से मुकदमा है। इन 3 व्यक्तियों समेत 13 लोगों पर नामजद एफआईआर की गई है। अब मामला तो कानूनी था, लेकिन ये जाति का बन गया है। नहीं, ये इसमें 2-3 चीज़ें हैं, बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं मीनाक्षी जी, जिसको समझने की ज़रूरत है। ये सिर्फ मेरठ का मामला नहीं है। आप देखिए, बंगाल में एक मासूम बच्ची के साथ, 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या की गई और भीड़ ने एक व्यक्ति को पकड़ के पीट करके मार डाला। बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह व्यक्ति निर्दोष था और उसके बाद फिर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यहाँ भी यहाँ मई के बाद ये घटना भी यहाँ हो रही है। बिहार में हम लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति इनकाउंटर में मारा गया, तिवारी, तो हाँ, भरत तिवारी, वहाँ बिलौटी गांव में, वहाँ जो है महापंचायत हो रही है लगातार जाति की। तो ये जो विक्टिम्स को एक तो जाति में घेरना, फिर जातियों की महापंचायत होना, ये सरकार के ऊपर, सरकार का जो कानून का राज है, उस कानून के राज के ऊपर एक बड़ा सवाल है। एक तो इस तरह की चीजें रुकनी चाहिए। अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय अपने विम्स से, आप ये नहीं कह सकते हैं कि पुलिस कह रही है कि अमुक व्यक्ति आरोपी है, आप कहिए कि नहीं, अमुक व्यक्ति के साथ साथ अमुक और भी आरोपी हैं, उनको भी पकड़िए। और पुलिस नहीं पकड़े, अगर सबूत नहीं हो, नहीं पकड़े, तो फिर आप प्रदर्शन करें, तोड़फोड़ करें, आंदोलन करें। लोगों को, बेकसूर आदमी को एक बंगाल में जिस तरह से घेर करके मार दिया गया, तो ये जो लिंचिंग हो रही है, इस तरह ये इसमें भी, क्योंकि ये मामले में बाहर से आए हुए जो है, अभी की घटना, तो प्रदर्शन में घटना है जी। लेकिन जब पुलिस ने घटना खुलने के अगले ही दिन मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, तो ये परिवार को पुलिस के ऊपर क्यों भरोसा नहीं हो रहा है?
क्या पुलिस की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी है? ये 17 मई को जब मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया, 17 या 18 मई को, 17 तो को आज गया। ये तो घटना जो हुई है ये तो जुलाई की, ये तो घटना है, तो 8 जुलाई की घटना है जो उपद्रवी बाहर से आए। तो ये इसका मतलब प्लान राजनीति करके होती है, दलित वोट का दलित गेम। वोट का हो, ब्राह्मण वोट का हो या पिछड़े वोट का हो, हम तीनों जगह का मामला बता रहे हैं, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। ये जातियां फिर इस तरह के आपराधिक मामलों में सक्रिय हो रही हैं, महापंचायतें बुलाई जा रही हैं, ये तो कानून के राज के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है ना। इस तरह के चीजों को रोकना चाहिए, कानून का इकबाल बहाल हो, कानून, पुलिस जांच करे, पुलिस सजा दिलाए। और फिर जाति फिर सबकी ढूंढी जा रही है कि थप्पड़ मारने वाला पुलिस वाला की जाति क्या था, जिसको थप्पड़ पड़ा उसको, वो फिर सब ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये फिर इसको राजनीतिक चश्मे से फिर देखने की कोशिश हो रही है। 15 साल बाद बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता से दूर हो गई, उनकी पार्टी टूट गई, सिंबल पार्टी छीनने की टेंशन है और इस बीच ममता बनर्जी शुभेंदु सरकार को घेरने की कोशिश में है। लेकिन बुधवार को उनका पेशेंस नहीं, हमको महिला लोगों को मारा है, हमारा कोर्ट का परमिशन था, हमारा हाई कोर्ट से परमिशन था, तब भी वो बीजेपी हमारा एरिया में भी सुबह में हमको थ्रेट किया, बाइक करके भी, रैली करके पूरा रास्ता में माइक बजाया, हमारा महिला लोगों को भी मारा है, पीटा है, सबको खून निकल रहा है, हम उसको रेस्क्यू कर रहा है। पुलिस हैव बिकेम द बीजेपी कैडर, आई एम सॉरी टू से। दरअसल ये पेशेंस क्यों जवाब दे रहा है, इसका बैकग्राउंड भी आप समझिए। ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक नई परेशानी उनके और उनकी पार्टी के सामने खड़ी हो रही है। पहले बागी गुट ने टीएमसी के बैंक खातों के खिलाफ शिकायत दर्ज की, उसे फ्रीज किया गया। आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और अब ईडी ने टीएमसी के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया, जिसमें टीएमसी के 440 करोड़ रुपए जमा है। यानी कि ममता बनर्जी को आज हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के मामले में टीएमसी के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत की गई है। दरअसल ईडी ने कोलकाता और उसके आसपास के केरवेल ग्रुप ऑफ कंपनीज के 5 ठिकानों पर रेड की। ये कंपनी एविएशन सेक्टर में काम करती है। बताया जा रहा है कि टीएमसी ने अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच 160 करोड़ रुपए केरवेल कंपनी को ट्रांसफर किए थे। केरवेल कंपनी ने इनमें से करीब 83 करोड़ दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किए। कंपनी ने 112 करोड़ रुपए में एम्ब्रेयर लेगेसी 600 बिजनेस जेट और 1 अगस्ता 109 एसपी हेलीकॉप्टर खरीदे। इसके साथ ही कंपनी ने इसके लिए केमन आइसलैंड कंपनी से $1.7 मिलियन का एनेक्शियोर लोन लिया। तो अब ये तो सारी डिटेल है, वो लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। परेशानी नहीं होगी तो क्या करेंगे सज्जन जी, अपने ही कार्यकर्ता को तो थप्पड़ जड़ेंगे ही ना। अपना अकाउंट फ्रीज हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस आ गया, भ्रष्टाचार का मामला है, कंगाली का द्वार खुल गया, अब क्या कहा जाए। नहीं, देखिए, जिन पार्टियों की आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा केंद्रित पार्टियां होती है, वहां पे भी आपको कहते हैं कि एक फाइनेंशियल बैकअप चाहिए, क्योंकि पार्टी को चलाना, अपने सारे कार्यकर्ताओं को अलग अलग, अपने जो आपके कार्यालय हैं, जनता से मिलने का, लोग आ रहे हैं उनको चाय पिलाएं, सब कुछ करें। वैसी स्थिति में विचारधारा केंद्रित पार्टियों के लिए भी जरूरी है। टीएमसी के साथ ये दोहरी चुनौती ये है कि एक तो इनके पास जो भी रिलेशन था, कार्यकर्ता थे, सब लोग थे, सब ट्रांजैक्शनल थे, सब अपने लाभ के लाभार्थी थे पार्टी के साथ जुड़ के, और कोई विचारधारा की पृष्ठभूमि नहीं थी। वैसी स्थिति में जब आपके पास कोई सत्ता चली गई, साथ में फंडिंग भी चली जाए जो आपके पास है, तो पार्टी को छोड़ते, अभी अब हम लोग देख रहे हैं कि विधायक छोड़ रहे हैं, सांसद छोड़ रहे हैं, धीमे धीमे आप देखेंगे कि इनके सारे कार्यकर्ता वगैरह जो भी जिस पद पे छोटे छोटे हो, सब इस होड़ में रहेंगे कि छोड़ के कहीं और चले जाएं। तो निश्चित तौर पे एक डेस्परेशन है। और देखिए, ममता बनर्जी हमेशा से एक कहते हैं ना, थोड़ी बहुत उनका विम्सिकल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड। तो ये थप्पड़ चलाना जो है, एक तो पहले से इनका, उमा भारती का भी देखिए, एक बार उन्होंने थप्पड़ चला दिया, फिर कहा ये तो मेरा भाई है, मैं इसे मार सकती हूँ। तो ये भी एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। बट वैसी स्थिति में दिखा रहा है कि हाँ, पार्टी की स्थिति धीरे धीरे बिल्कुल डेस्परेट हो रही है। ममता का ये लास्ट अटेम्प्ट है, वो चाह रही है कि वो अपने पुराने फॉर्म में आके फिर से स्ट्रीट पे जाएं। अभिषेक कहाँ है, जिनके कारण ये सारी स्थिति बनी है? ममता तो चलिए फिर भी वो कोशिश कर रही है, लास्ट डिस्ट एफर्ट जो होता है कि लाएं अपने पुराने फॉर्म में। बट वो कहते हैं ना कि अपने पास्ट हर प्राइम आ चुकी है, अपने प्राइम जो था उससे आगे आ चुकी है। जनता की नजर में अब उनकी प्रासंगिकता आगे भविष्य की राजनीति के लिए मुझे नहीं लगता है बंगाल में बची है। महाराष्ट्र से खबर आपको दे दें, महाराष्ट्र विधानसभा में मिसिंग लिंक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस नाराज हो गए।
उन्होंने सोशल मीडिया पर उलूल जुलूल लिखने वालों को चेतावनी दे दी। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जिन लोगों को कोई पूछता नहीं वो मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने गलत तरीके से महाराष्ट्र का अपमान किया तो छोड़ूंगा नहीं। अगर महाराष्ट्र क्या है ये तो नहीं पहुंचता, वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। ये सीएम को गुस्सा क्यों आ रहा है इतना? देखिए, उसके राजनीतिक कारण है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे तो बड़ा लंबा इशू है। वो राजनीतिक कारण है। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ क्या घट रहा है। जैसे अब ये जो एकनाथ शिंदे का मामला हुआ कि उनके वो ताकतवर हो रहे हैं, एमपी हो गए, उनके एमएलएज हैं, और शरद पवार की मुलाकात हुई है एकनाथ शिंदे से। वो थी तो बैठक सरकारी, लेकिन 18 साल बाद उस सरकारी मीटिंग में शरद पवार गए थे, और उसी बैठक में एकनाथ शिंदे के कमरे में ही वो बैठक हुई जहां शरद पवार के एमएलएज भी थे। तो एकनाथ शिंदे के पास शरद पवार का जाना, उनकी बैठक 18 साल के बाद उस बैठक में जाना, ये चर्चा है कि दिल्ली से कोई व्यक्ति एकनाथ शिंदे को मजबूत कर रहा है। वहां चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस सुनेत्रा पवार को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ चर्चा है कि प्रफुल्ल पटेल और उनके दूसरे को गैर मराठा जो चेहरे हैं सुनेत्रा पवार की पार्टी के, उन लोगों ने मूव किया है नया चुनाव आयोग में, वो वहां अध्यक्ष बनाने की वो अपना क्लेम करना चाह रहे हैं प्रफुल्ल पटेल। तो ये जो खींचतान है, एक मतलब ये स्पष्ट रूप से डिवीजन हुआ पड़ा है, और वो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव तनाव मुख्यमंत्री भी महसूस कर रहे हैं। एक तो वो बात है, वो राजनीतिक मामला है। लेकिन ये जिस मामले को लेकर के जिस मिसिंग लिंक की बात कर रहे हैं, अगर सड़कें धंस जा रही हैं, नई बनी सड़क अगर टूट जा रही है और उस सड़क टूट जाने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, गाड़ियां गिर जा रही हैं नदियों में, हालांकि अब ये बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है पुणे से लेकर के सब जगह, पुणे ठाणे सब जगह। उसके बावजूद अगर कोई उसके बारे में लिख रहा है, अगर वो कोई कमी बता रहा है, अभी यहीं गुड़गांव में सड़क धंस गई और 10-10 किलोमीटर का जाम लगा, तो कोई नहीं लिखेगा इसके बारे में। तो अगर ये कमी है, एक उस कमी के बारे में कोई बता रहा है, तो उसको लेकर के इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये महाराष्ट्र इसके पीछे का वो राजनीतिक पहलू जो है वो वही महसूस कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र का अपमान कैसे हो गया अगर कोई टूटी हुई सड़क के बारे में लिख रहा है तो। ठीक, आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की, अमेरिका ईरान युद्ध की। अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर खत्म हो चुका है। ईरान के कोनार्क और चाबहार समेत कई शहरों में अमेरिकी सेना की एयर स्ट्राइक जारी है। इससे पहले अमेरिका ने मंगलवार को भी ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। चाबहार पोर्ट पर कई धमाके देखे गए। चाबहार के पास ईरानी मिलिट्री बेस पर भी अमेरिका ने हमला किया। चाबहार के साथ साथ बुशहर और सिस्तान में भी अमेरिकी लड़ाकू जहाजों ने भीषण बमबारी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नाटो समिट के दौरान कहा था कि अमेरिका ईरान पर फिर से बड़े हमले कर सकता है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के कोनारक, चाबहार, बंदर अब्बास और बुशहर समेत कई शहरों में एयर स्ट्राइक की। ईरान की सरकारी एजेंसी IRIB के मुताबिक बंदर अब्बास में 8 धमाके सुने गए, जिसके बाद एयर डिफेंस को एक्टिव किया गया। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक अबू मूसा द्वीप पर कुल 10 धमाके हुए। चाबहार में एक अस्पताल पर दागे गए हथियार का मलबा आकर गिरा है। तो गल्फ में ये जो फिर से एक हंगामा शुरू हो गया है, वॉर गेम ऑन हो गया है। सब कुछ तो पटरी पर था, ये सब बेपटरी कैसे हो गया? नहीं, देखिए, पटरी पे लाने की कोशिश की। बॉटम लाइन ये था कि अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप कोई लड़ाई नहीं चाह रहे हैं ईरान में, और ईरान भी देख रहा है कि उसे जो बार्गेनिंग लेवरेज मिल रहा है जिन चीज़ों का, उसको वो खोए नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पे वही होता है कि किसकी शर्तों पे, हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाली स्ट्रेटजी में, कि इसके बाद देखिए जब उनका अंतिम संस्कार हुआ खमैनी का, तो उसमें ईरान की सोसाइटी और रिजीम दोनों ने एंटी अमेरिका, डेथ टू अमेरिका, उसमें ट्रंप के खिलाफ भी लगे। इजराइल के साथ अमेरिका को भी टारगेट किया गया। चलिए, ये बात पता है, वो होती है। लेकिन उसके साथ दो चीजें कि हॉर्मुज पे ईरान लगातार अपनी पोजीशन को स्टेटमेंट के जरिए स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है और एक्शन के लिए भी तैयार है। हॉर्मुज फिर बंद होगा? बंद हो सकता है, उस संभावना को नकार नहीं सकते हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि या तो अमेरिका बिल्कुल ब्लिंक तो कर गए हैं ट्रंप,
पहले ही शर्त मान के। अब है कि क्या वो ईरान की इस शर्त पे कि उसका रेगुलेशन और टैरिफ कहे या कुछ भी करे वो ईरान करेगा, इस पे या तो राष्ट्रपति ट्रंप मान जाए, अगर वो मान जाए तो उनकी किरकिरी होगी। और दूसरा है आईएईए, बाकी इंस्पेक्शन तो छोड़िए, आईएईए तक को परमिशन अभी ईरान नहीं दे रहा है कि आप आके हमारा एनरिच्ड यूरेनियम का इंस्पेक्शन करें। तो ये दो जो शर्तें हैं उसमें है कि पहले दोनों की तरफ से क्या है कि ये सब हो कि अमेरिका कहता है कि इन दो चीजों को तुम पहले रिजॉल्व करो, हॉर्मुज को बिल्कुल क्लियर करो और इसको इंस्पेक्शन को अलाउ करो और कहो कि सरेंडर करोगे, फिर हम तुम्हारा फ्रोजन एसेट जो है वो खोलेंगे। ईरान कहता है कि पहले आप खोलिए फिर हम उस पर विचार करेंगे। तो वैसी स्थिति में बात जो है राष्ट्रपति ट्रंप के व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की भी है, और उसी कारण से ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन जो है वो नाटो का समिट जो टर्की में हुआ उसमें हुआ कि मैं अगर चाहूं तो बड़ा लग रहा है कि मैं कोई डील विल नहीं चाहता हूं, बड़ा हमला कर सकता हूं। कह रहे हैं कि मैं टारगेट नंबर 1 हूं ईरान का। अभी तक तो ईरान का टारगेट नंबर 1 नेतन्याहू थे। देर रात अमेरिका के ईरान पर हमले जारी रहे और अमेरिकी सेना ने ईरान के चाबहार पर बड़ा अटैक किया। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी हमले में चाबहार में भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान में शाहिद बेहिश्ती डॉक, पुलिस स्टेशन डॉक भी शामिल है। चाबहार पोर्ट पर ईरानी मिलिट्री बेस पर अटैक किया गया। चाबहार में IRGC नेवी का इमाम अली बेस है जिस पर हमला होने के बाद सामने आई है। जानकारी के मुताबिक शहर के डॉक, समुद्री ट्रैफिक कंट्रोल टावर और पुलिस स्टेशन डॉक पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और चाबहार का आधा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है। ईरान के दक्षिणी इलाकों में भी देर रात धमाके देखे गए। अबू मूसा द्वीप जो हॉर्मुज स्ट्रेट के पास है, यहाँ धमाके सुनाई दिए। दक्षिणी शहर सिरिक के तहरुई गांव के पास भी 3 धमाके हुए। बुशहर के चोगादक इलाके में भी करीब 7 धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। रिपोर्ट आपको बुशहर की भी दे देते हैं। बुशहर में IRGC के बेस और ड्रोन लॉन्च साइट को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेना ने UAV लॉन्च साइट पर हमले किए। बुशहर में हमलों के दौरान कई जगहों पर धमाके हुए हैं। अमेरिकी हमलों के बाद शहर में अफरा तफरी मच गई। अमेरिकी स्ट्राइक के बाद बुशहर में कई जगहों पर आग लगने की घटना भी सामने आई। अब ये जहां जहां जो घटनाएं घटी हैं उसकी तस्वीरें और अपडेट तो हम देते चल रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रंप कह रहे हैं कि मैं ईरान का टारगेट नंबर 1 हूं, आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि आप ईरान के टारगेट नंबर 1 हैं, दूसरी तरफ आप नेगोशिएट भी कर रहे हैं, टेबल पे बात भी चल रही है, फिर धमाके पर धमाके कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? देखिए, ये सिंपल सीधे शब्दों में कहें तो जो अभी नुकसान हुआ है ईरान के सामने, एक तरह से मैसेज ये गया है कि अमेरिका ने सरेंडर किया है, ईरान ने झुकाया है अमेरिका को। तो उससे जो एक छवि बनी है, मैसेज क्या गया सर, यही सही भी हकीकत है, मतलब ये सत्य भी है, ये सच भी है। लेकिन अब उससे जो उनकी छवि को नुकसान हुआ है, ट्रंप उसको रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे रिक्लेम कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। वो उन्होंने जो बातें कही हैं, जो समिट में अंकारा में उन्होंने कहा नाटो की मीटिंग में, वो उससे ये लग रहा है कि वो उस छवि को रिक्लेम करने के लिए एक बहाने की तलाश में थे। और उन्होंने बहाना ये बनाया कि ईरान ने होर्मुज में 3 जहाजों को अटैक किया है। 3 जहाज, जिस ईरान का कहना है कि वो तीनों जहाज हमारे बताए रूट से नहीं, सिरिक से घूम कर जाने के बजाय ओमान वाले रास्ते से जा रहे थे, तो हमने उनको चेतावनी देने के लिए अटैक किया। इसको अमेरिका आधार बना रहा है, जबकि इसी अमेरिका ने थोड़े दिन पहले उसी जगह पर 3 जहाजों को अटैक किया। अमेरिकी मरीन ने जहाजों को डूबने के लिए छोड़ दिया, भारत के 3 मरीन उसमें मर गए। हाँ। ये अमेरिका ने किया, और वो अमेरिका अब ईरान पर इस बात के लिए हमला करेगा कि तुमने जहाजों को अटैक किया। तो ये एकदम मतलब बिना मतलब की बात है, बेसिर पैर का बहाना है, इसका कोई आधार नहीं है। अब ट्रंप अपनी छवि को रिक्लेम करना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है अमेरिका से उनको फीडबैक ये रिक्लेमेशन नाटो कंट्रीज के सामने लेकर वो फिर क्या हासिल करेंगे? नहीं, नाटो से तो उनको ऑलरेडी मतभेद हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि नाटो इसमें उनको सपोर्ट करेगा। वो इटली और स्पेन ने तुरंत मना कर दिया, और उसके बाद स्पेन के ऊपर आप आर्थिक पाबंदी लगाने जा रहे हैं, यूरोपीय कंट्री के ऊपर आप अमेरिका आर्थिक पाबंदी लगाने जा रहा है। तो अपनी टफ इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी जो मिड टर्म अमेरिका का होता है वो बड़ा चुनाव होता है। मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी सीटों के लिए चुनाव होंगे, 34 राज्यों में गवर्नर का चुनाव होगा, 33 सीनेटर चुने जाएंगे, बड़ा चुनाव होता है अमेरिका का। ट्रंप तो लेकिन वैसे भी कमजोर दिख रहे हैं, बहुत कमजोर। तो अपनी ये जो टफ इमेज है उसको रिक्लेम करना चाह रहे हैं ईरान के ऊपर फिर से हमला करके, और ये कि हम उसको अपनी शर्तों पर फिर निगोशिएशन आगे बढ़ाएं, ये मैसेज देना चाह रहे हैं अमेरिका में, जो होगा नहीं, इससे फिर और ज्यादा किरकिरी होगी। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर हैं, वो क्या कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे से, आप सुने। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट से
हमारे व्यापार और निवेश का दायरा लगातार बढ़ा है। अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी एआई पैक्ट की पहल ली है। हम मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे। साथियों, इंडो पैसिफिक केवल दो महासागरों का संगम नहीं है, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज के शेयर्ड एस्पिरेशंस का भी प्रतीक है। रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए आज हमने एक महत्वपूर्ण जॉइंट डिक्लेरेशन जारी की है। भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर से हम डिफेंस स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ने पर काम करेंगे। हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया मानते हैं कि आतंकवाद केवल किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई भी साझा है, हमारे संकल्प भी अटूट है और हमारा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। हमारा यह भी मानना है कि विश्व के अनेक भागों में चल रहे तनावों और युद्धों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही संभव है। पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम मिलकर पीस, स्टेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को और मजबूत करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की सबसे विशिष्ट ताकत हमारे पीपल टू पीपल टाइज है। भारतीय मूल के लोग ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन रहा है।
भारत में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के कैंपस खुलने से हमारी नॉलेज पार्टनरशिप में नया अध्याय जुड़ा है। हम दोनों देशों के बीच स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और टूरिस्ट के बीच आदान प्रदान बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। साथियों, आज जब हम दुनिया की स्पोर्टिंग कैपिटल मेलबर्न में है, तो स्पोर्ट्स की बात न करना वैसा ही होगा जैसे क्रिकेट में टॉस के बाद मैच ही शुरू न करना। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। इससे हमारा खेल सहयोग तो बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की भी अनेक संभावनाएं बनेगी। फ्रेंड, आज की हमारी चर्चा का भाव स्पष्ट रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप केवल वर्तमान की नहीं, भविष्य की पार्टनरशिप भी है। हम हमारे साझा विजन पर मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर एल्बेनीजी, आपकी मित्रता, आपकी प्रतिबद्धता और आज की सार्थक चर्चा के लिए मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे और 140 करोड़ भारतवासियों को जल्द से जल्द भारत में एक बार फिर आपका स्वागत करने में खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर खुलकर बात रखी। भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता कैसे और मजबूत हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऑस्ट्रेलिया दौरा है और बात क्रिकेट की भी उन्होंने कही कि उसकी भी अपनी एक भाषा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। आतंकवाद मानवता के लिए बड़ी चुनौती है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की धरती से आतंकवाद के ऊपर प्रहार किया।